भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं दिया है। ये कोई कर, ये प्रॉपर्टी टैक्स कोई रविंद्र रैना ने या बीजेपी ने साइन करके तो नहीं लागू किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार जम्मू कश्मीर की जनता से रूबरू होना चाहिए कि उनको क्या मजबूरियां थी, क्या परेशानी थी, क्या कारण थे कि प्रॉपर्टी टैक्स उनको यहां लगाना पड़ा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूरियां काफी हैं, इसलिए ये एक स्थिति बन गई। आने वाले समय में जैसे कि केंद्र सरकार कह भी रही है कि शायद मई और अप्रैल में विधानसभा के इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो लगता है कि राह बड़ी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, कौन है प्रोबेबल दावेदार, कौन है? चेहरे में क्या रखा है नहीं बताइए जरूर, क्योंकि यही कहा होगा। हमारा हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लायक होता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इस बार का दावा है कि अब की बार 50 के पार और यहां पे बनेगी बीजेपी की सरकार। क्या बीजेपी की सरकार इस बार बनेगी? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए सबसे अहम हो जाता है कि जिस तरह के इस समय हालात हैं यहां पर, एक तरफ यहाँ पर डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रहबरे जंगलात के जो एम्प्लॉइज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रहबरे खेल और कई अन्य, और ऊपर से अब आ गया है प्रॉपर्टी टैक्स। एक नोटिफिकेशन जो निकाल के सरकार ने लोगों की जेब पर एक तरह से, जो उनका कहना है लोगों का, कि डाका डाला है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में इनका क्या अपना विचार है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आम जनता त्रस्त है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि किसी ने बीजेपी से पूछ के तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया नहीं। एक बात समझ में आती है और जिसका जिक्र मैंने बार बार किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार जम्मू कश्मीर की जनता से रूबरू होना चाहिए कि उनको क्या मजबूरियां थी, क्या परेशानी थी, क्या कारण थे कि प्रॉपर्टी टैक्स उनको यहां लगाना पड़ा। यहां जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2011-12 में भी एक बार इस पर चर्चा हुई थी। फिर जब हमारी गठबंधन सरकार बनी तो उस वक्त भी चर्चा हुई। चूंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के चलते, पॉपुलर गवर्नमेंट के चलते वो डिसीजन नहीं लिया गया और उसका नुकसान ये हो गया कि जो सेंटर गवर्नमेंट से सिटीज एंड टाउन्स के लिए जो बड़े फंड्स एलोकेशन होती है वो रुक गई और जिसके चलते बड़े और छोटे शहरों में डेवलपमेंट का काम रुका। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स रुके, हालांकि जो स्टेट बजट के या कैपेक्स के जो काम थे वो चले, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं रुकी। और उसके बाद यहाँ के एलजी हों या इससे पहले गवर्नर थे, वो बार बार दिल्ली गए और मोदी साहब से उन्होंने निवेदन किया और मोदी साहब ने ये कर व्यवस्था ना होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को सेंट्रल शेयर फाइनेंस मिनिस्टर को बोल के वो दिलाया। पहले अरुण जेटली साहब के माध्यम से और फिर निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से। अब चूंकि नीति आयोग ने और ये कह दिया कि पूरे देश में एक कर व्यवस्था है, एक जैसी समानता है, तो नीति आयोग और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के रूल्स हैं उनके मुताबिक ये कर व्यवस्था 1 अप्रैल से अगर नहीं की जाती
तो जम्मू कश्मीर में वो सारा डेवलपमेंट का पैसा जो करोड़ों अरबों में है, वो सारा पैसा रोक दिया जाता और जिसके बाद डेवलपमेंट रुक जाती। हालांकि पिछले 4 साल से बार बार कोशिश करके मोदी साहब से वो पैसा लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कतें आती हैं और हर बार ये कहा गया इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, अगली बार। और पिछले 4 सालों से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। इस बार स्पष्टता से ये कह दिया गया कि अगर 1 अप्रैल से ये कर प्रणाली, ये व्यवस्था लागू नहीं की गई तो सेंट्रल जो फंड्स का एलोकेशन होता है वो रोक दिया जाएगा। और अगर वो सारा रुक गया तो शहरों में, चाहे छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं, जम्मू और श्रीनगर जैसे शहर हैं या उधमपुर कठुआ जैसे शहर हों या कश्मीर में अनंतनाग और बारामूला जैसे शहर हों, और उसके साथ जो छोटे छोटे शहर हैं जिलों में, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स हो या बाकी के शहर हों, सब में जहां म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और कॉरपोरेशन है, वहां की डेवलपमेंट और रुकने का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन और इसलिए मुझे लगता है कि ये कारण होंगे, लेकिन अंततोगत्वा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने एक बार जनता से रूबरू होना पड़ेगा। जनता को कारण बताने पड़ेंगे, जनता को वो मजबूरियां बतानी पड़ेंगी कि ये क्यों ऐसा किया गया और क्यों पिछले 4 साल में क्या क्या इसके नुकसान हुए। और इससे पहले भी 2009, 2012, 2017 ये बार बार कोशिशें हुई, क्योंकि फंड्स का एलोकेशन जो शहरों में डेवलपमेंट के लिए होता था वो रुक रहा था, परसेंटेज ऑफ फंड्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। मेरा प्रश्न इसी को लेकर है कि जैसे आपने कहा कि हर साल इसे टाल दिया जाता था, तो कुछ तो आप मोदी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट करके जो है वो हमें एलोकेशन मिल जाती थी, लेकिन इन सालों में ऐसा क्या ग्राउंड वर्क क्यों नहीं किया गया कि जिससे आम लोगों को सिर्फ अवेयर करने की जरूरत थी। अचानक से अवेयर करने की बजाय ये नोटिफिकेशन लगाकर इसे कानून बना दिया गया कि अब 1 अप्रैल से होगा, बजाय इसके कि एक बार और दूसरा ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो इसकी मेन बॉडी है जिसे ये सारा कार्य करना था, उसे पास करना था, उसे साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, ये जो विषय आपने कहा है कि ये टैक्स लगाने से पहले अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक में जाती, जनता से संवाद होता, लोगों से बातचीत होती, तो बड़ी आसानी से लोगों को ये चीज समझाई जा सकती थी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। सरकार ने 1000 स्क्वायर फीट के एरिया की प्रॉपर्टी में कोई टैक्स नहीं लगाया, कहा वो टैक्स फ्री है, उससे कोई संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। और 1000 स्क्वायर फीट से जो ऊपर है उसको सालाना 1500 रुपया दिया जाएगा, कुल मिला के महीने का 100 रुपया। यही प्रश्न है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आम लोगों में भावना यह है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उनकी जेब पर एक बोझ पड़ने वाला है, लेकिन सरकार ये कह रही है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, कि ज्यादा नुकसान नहीं है, ये एक छोटी कंट्रीब्यूशन है। क्या यही काम पहले नहीं किया जा सकता था कि आम लोगों को कहते कि सिर्फ उतना कोई ऐसा नुकसान नहीं है, थोड़ी से। मैं भी पहले दिन से यही बात कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, देशभक्त लोग हैं। ये विषय आसानी से हम जनता के बीच में लाकर जनता को समझा सकते थे कि भाई 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी में कोई टैक्स नहीं, 1000 से ऊपर को सालाना 1500 रुपया देना पड़ेगा, मतलब महीने का 100 रुपया। और अगर ये संपत्ति कर हम इस प्रणाली को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो केंद्र सरकार से
जो करोड़ों अरबों रुपए का फंड्स शहरों की डेवलपमेंट के लिए एलोकेट होता है, वो फंड्स रिलीज नहीं हो पाएगा और उसका नुकसान शहर में रहने वाले लोगों को होगा। अरे हालांकि इसमें एक चीज और भी एक चीज ये भी एक मिनट, ये बात समझाई जा सकती थी, इसलिए मैंने कहा कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक बार जनता के सामने रूबरू होना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। एलजी साहब आवाम से मन की बात, आवाम की बात का कार्यक्रम करते हैं, उनको एक बार ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उनको क्या मजबूरियां थी, क्या वो वजूहात थी, क्या उनके लिए कंपल्शंस थी कि उनको ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा। ये एक बार जनता से उनको क्लियर करना चाहिए। अगर ये पहले क्लियर करने के बाद ये लाया जाता तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई इसमें हालांकि इसमें यह भी बताया गया कि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, कोई नहीं आएगा आपके पास, आपको खुद डिक्लेयर करके देना है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी स्लैब कितनी है। ये भी एक उसमें सुविधा देगी। अगर इतना ज्यादा फ्रेंडली बनाया गया है आम लोगों के लिए, इतनी ज्यादा लोगों के बीच में एक डाउट, एक भय जैसी स्थिति क्रिएट हो गई है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। मैं कहता हूं, देखिए पूरे देश में सबसे कम ये संपत्ति कर व्यवस्था यहां अडॉप्ट की गई है। 1000 स्क्वायर फीट तक पूरी छूट दी गई। 1000 से ऊपर को जो स्क्वायर फीट है उनको सालाना 1500 रुपये देना पड़ेगा, और वो भी अपने उस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट, उसका माप तोल वो खुद करेगा जो मालिक है। तो इतनी उसमें एक पीपल्स फ्रेंडली क्लॉजेस ऐड की गई हैं, लेकिन एक ही परेशानी रही कि जनता के साथ, आवाम के साथ गुफ्तगू नहीं हुई, पब्लिक डोमेन में विषय नहीं लाया गया, और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने हवा क्रिएट कर दिया जी ये 1500 रुपया महीने का। अपोजिशन ने झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया, बैठे बैठे 1500 के बजाय कह दिया कि ये महीने का 1500 है। बैठे भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक मुद्दा दे दिया और वो इस समय एक्टिव। भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं दिया है। ये कोई कर, ये प्रॉपर्टी टैक्स कोई रविंद्र रैना ने या बीजेपी ने साइन करके तो नहीं लागू किया है। हम बार बार कह रहे थे कि एक बार जनता के साथ डिस्कशन होती। जनता समझदार है, लोग पढ़े लिखे हैं, देशभक्त लोग हैं, और जब उनको समझाया जाता कि आपने ही मेजरमेंट करके फार्म भर के डिक्लेरेशन करना है, महीने का 100 रुपया है, 1000 स्क्वायर फीट पर कोई कर नहीं है, तो जनता समझ आपको लगता है आसानी से बड़ा समझाया जा सकता था, और जनता बड़ी आसानी से जम्मू कश्मीर की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में कि गवर्नमेंट की, प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं जिनके चलते ये फैसला लेना पड़ा, वो समझाया जा सकता था। यानी आज भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दूरियां काफी हैं, इसलिए ये एक स्थिति बन गई। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल क्रिएट हो गई कि आम जनता को समझाया जा सकता था, आप कह रहे हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन ले लिया, नोटिफिकेशन निकाल दी और कहते हैं कि उनको क्या मजबूरी थी वो आप बोल रहे हैं। जैसे देखिए कोई गवर्नर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उसमें और चुने हुए चीफ मिनिस्टर में बहुत फर्क होता है। जब कोई आदमी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के तौर पर काम करता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं होता। और अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन होता है, अगर वो चीफ मिनिस्टर है कोई, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो डायरेक्ट लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किसी पार्टी के बंधन में बांध के उस चश्मे से देखना ठीक नहीं है। वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन जरूर होता है। जहां कहीं हमें कोई दिक्कत परेशानी आती है हम बात करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है
कि जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुसार निर्णय हो, जिससे जनता को सुविधा हो। और जहां कहीं इस प्रकार के निर्णय लेने हो, जनता को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है जी। आखिर मोदी साहब ने जब कोरोना काल में लॉकडाउन किया, 15 दिन का लॉकडाउन, फिर 15 दिन का लॉकडाउन, खुद आते थे, देश को संबोधित करते थे। कठिन डिसीजन था। एक बार सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ मोदी जी ने मीटिंग की और सभी चीफ मिनिस्टर्स को बोला, जब कम से कम 6 महीने हो गए थे लॉकडाउन को, अब अपनी अपनी स्टेटों में लॉकडाउन का निर्णय आप करिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को कहा, नहीं मोदी साहब, हमारी कोई नहीं सुनेगा, आपकी सारी सुनेंगे। तो अब वो कठिन डिसीजन था। केजरीवाल साहब को भी लगता था कि मैं इसका निर्णय लूंगा तो कल सारा जिम्मा मेरे ऊपर पड़ेगा, लेकिन मोदी साहब ने लिया निर्णय, क्योंकि निर्णय लॉकडाउन का टफ था, लेकिन जनता की भलाई के लिए था। यहां भी संपत्ति कर देने के बाद वो सारे फंड्स जो सेंटर से शहरों के विकास कार्यों में जो अभी फंड्स रुके हैं, वो सारे डेवलपमेंट के काम जो सेंट्रल फंडिंग रुकने से जिनमें बाधाएं आई हैं आगे ले जाने में, कल वो सारा पैसा रिलीज होगा तो शहरों में डेवलपमेंट होगी। लेकिन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन नहीं गई कॉर्पोरेशन में अगर समझाई जाती, अगर जनता के सामने ये सारा विषय लाया जाता, एक डिबेट एंड डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाता, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होती। लेकिन वही प्रश्न है, कॉर्पोरेशन में चुने हुए वहां पे काउंसलर हैं जिनको वोट दिया है लोगों ने, उनको साइडलाइन कर दिया, इररिलेवेंट कर दिया। इज इट पॉसिबल? क्या होना चाहिए था कि उनको क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी में उन्होंने ये लागू करना था, ये हक उनको मिलना चाहिए था। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ जरूर कर कहा ना, इसलिए हमने कहा कि इसको पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनाना चाहिए था। तो ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स हों, काउंसलर्स हों या वार्ड मेंबर्स हों, उनको आप बुलाते, उनके एक चर्चा का केंद्र होता, डिस्कशन होती, अलग अलग कॉर्पोरेशंस में, म्युनिसिपल काउंसिल में और कमेटीज में वरिष्ठ अधिकारी जाते, ये चीजें समझाई जा सकती थी। तो दरबार लगाए जाते, समझाई जा सकती थी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। आप मानते हैं कि अब इन सब जिस तरह से सिनेरियो ये चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इमेज पर काफी उसको एक नुकसान पहुंचा है और मुश्किल होगी आने वाले समय में? मैंने कई बार कहा, ये बीजेपी ने लगाई ही नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव आप हैं यहाँ पर, आज भी सब लोग मानते हैं, आपके पास अपनी परेशानियां लेके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है क्योंकि आपको 25 सीट आपको मिली है। यही इससे ये क्लियर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आम जनता का बड़ा विश्वास है। इसलिए वो जो भी डिसीजन होता है वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की जो है उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ती है। जनता की भलाई के लिए हम काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए हम संघर्ष करते हैं। आपने देखा होगा, आधी आधी रात, चाहे वो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं या ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं, वो उनके बीच में मैं जाके बैठता हूँ। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, VDC, CIC ऑपरेटर्स, MG नरेगा, जो जहां जिसको कोई दिक्कत है मैं उसके पास जाता हूं। लेकिन उनकी मसले, उनको अपने पास बुलाता हूं, कोशिश करता हूं मसले हल करें। लेकिन अभी तक हल करता हूं। लेकिन अभी तक इनके मसले हल नहीं हुए, मुश्किल में है। मान लीजिए आने वाले समय में, जैसे कि केंद्र सरकार कह भी रही है कि शायद मई और अप्रैल में विधानसभा के इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो लगता है कि राह बड़ी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। जो काम मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए किए, गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड, गोल्डन कार्ड, जिससे कि 5-5 लाख रुपया हर एक इंसान को मिलता है 1 साल में इलाज के लिए, ई श्रम कार्ड्स, गांव गांव में गरीब लोगों के मकान,
बनाए मोदी सरकार ने, गांव गांव में टॉयलेट बाथरूम्स बनाए मोदी सरकार ने, गांव गांव के अंदर किसानों को 6-6 हजार रुपया सालाना उनके अकाउंट में आता है, गरीब लोगों को हजार पेंशन मोदी सरकार देती है, 80 करोड़ लोगों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता भी है, फ्री राशन पिछले 3 साल से मिल रहा है और इस साल भी बढ़ा दिया गया। फ्री राशन लोगों को मिल रहा है। गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन। यानी आप विश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर इतना डेवलपमेंट का काम शहरों में देखो, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, गांव गांव में सड़कें, ये सारा काम तो मोदी सरकार ने किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता दिल से मोदी साहब से प्यार करती है और मुझे विश्वास है जब भी यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी, वही आखिरी प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, कौन है प्रोबेबल दावेदार, कौन है? चेहरे में क्या रखा है नहीं बताइए जरूर, क्योंकि यही कहा होगा। हमारा हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लायक होता है। हमारे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत, कठिन तपस्या, साधना करके कई वर्षों से जिन्होंने पार्टी संगठन का कार्य खड़ा किया है, ऐसे हर एक कार्यकर्ता में वो क्षमता है कि अगर उसके कंधों पर कोई भी जिम्मेवारी दी जाए वो सफलतापूर्वक उस जिम्मेवारी का निर्वाह कर सकता है। हमारा हर एक कार्यकर्ता कॉम्पिटेंट है। रविंद्र रैना भी कॉम्पिटेंट है और वो भी बन सकते हैं अगले सीएम। धन्यवाद जी आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जैसे सुन रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी खुल के बातचीत की कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस को जो है आम लोगों के बीच में आकर इस पूरे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताना चाहिए कि ये किस तरीके से जो है आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसके कितने बेनिफिट हैं। और ये ज़रूरी भी था और ये बात मानते हैं कि पहले आम लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए थी कि आम लोग इसको समझ सकें कि उनके फ़ायदे के लिए और बहुत ज़्यादा उनकी पॉकेट पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से एक नैरेटिव चल पड़ा है, ये जरूरी था कि आज ये एडमिनिस्ट्रेशन सामने आती और ये सबसे पहले आम लोगों के बीच में एक विश्वास बनाती और उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाती।